वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ इम्यूनोलॉजी। आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। उनमें से सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो एलर्जी के बारे में है। एलर्जी से हम सब बड़े फैमिलियर हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो एलर्जी से सफ़र भी करते हैं। फरवरी या मार्च का जो महीना आता है उसमें कई बच्चों को छींकें, आँखों में ईचिंग, नाक से पानी आना और लगातार स्नीजिंग होता रहना, इस सब चीज़ों से परेशान होते हैं। और कई बार एक दूसरी तरह की एलर्जी भी है, जैसे स्किन के ऊपर रेड कलर के रैशेज़ होना और पूरी बॉडी पर ईचिंग होना। ये भी एक तरह की एलर्जी ही है। इसके अलावा कई लोगों को एलर्जिक अस्थमा भी होता है, जिसमें सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। तो हम एलर्जी से फैमिलियर तो हैं। आज हम बात करेंगे कि एलर्जी एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे होती है और क्यों होती है। तो डेफिनेशन तो इसकी बड़ी सिंपल है बच्चों। द एग्जेजिरेटेड का मतलब होता है बच्चों हाइपर। आप समझ लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई रेस्पॉन्स देता है। द एग्जेजिरेटेड टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू माउंट एन IgE mediated immune response against common environmental antigens। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब एलर्जी होती है तो ये हमारी एक एग्जेजिरेटेड टेंडेंसी है, इन द सेंस कि हमें हाइपर रेस्पॉन्स दे रही है बॉडी। और उसमें भी जो एंटीबॉडी बनेंगे वो IgE बनेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है वो है कि अगेंस्ट कॉमन एनवायरमेंटल एंटीजन का मतलब एलर्जी हमें नॉर्मली उन चीज़ों से होती है जो हार्मफुल नहीं होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन हो गई, डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, कुछ टिक्स एंड माइट्स जो इस तरह से हवा में उड़ते रहते हैं। इन सब चीज़ों से डेंडर हो गया कि स्किन की डेड सेल्स ऐसे बिखरती रहती। किसी को गेहूं की ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी है, किसी को अंडे से एलर्जी होती। तो ये जो चीज़ें हैं जिनसे हमें एलर्जी हो रही है, बेसिकली ये हार्मफुल नहीं होते, फिर भी हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है, हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है और हमें एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो ये डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें तीन जो है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं कि एक तो हमारी एग्जेजिरेटेड टेंडेंसी है टू माउंट एन IG। इसमें जो एंटीबॉडी बनेंगे वो IgE एंटीबॉडी बनेंगे, और जो एंटीजन्स होंगे वो कॉमन एनवायरमेंटल एंटीजन होंगे। तो यहाँ हमें एक ध्यान रखना है, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, एलर्जन, जिनसे हमें एलर्जी होती है, विच कॉज एलर्जी। अब हम किसे एलर्जन कहेंगे? तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल कि एक ऐसा एंटीजन जो बॉडी में एंटर करने के बाद उसके अगेंस्ट में IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम उस एंटीजन को एलर्जन कहेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो एक और बात मैं कहूँ कि एलर्जन इज दैट एंटीजन विच जनरेट, बॉडी में जाने के बाद विच जनरेट IgE एंटीबॉडीज। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि जब भी कभी आपको एलर्जी होगी तो आप मान के चलिए कि आपकी बॉडी में IgE एंटीबॉडी बन रहे हैं। अब मैं आपको एक बार इसका ब्रीफली प्रोसेस समझाता हूँ कि एग्जैक्टली एलर्जी हमें होती कैसे है। मैं आपको उसका मैकेनिज़्म समझा रहा हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप चले, ध्यान से देखिए। फर्स्ट एंट्री ऑफ एलर्जन। मान लीजिए आपको आज से पहले किसी डस्ट पार्टिकल से या किसी से कोई एलर्जी नहीं है, पहली बार वो एलर्जन आपकी बॉडी में आया है। फर्स्ट एंट्री ऑफ एलर्जन इन द बॉडी। इससे पहले ये आपकी बॉडी में कभी आया ही नहीं है। तो क्या होगा बच्चों? इट विल बाइंड विथ, डेफिनेटली इट विल बाइंड विथ बी लिम्फोसाइट्स। इट विल बाइंड विथ बी लिम्फोसाइट्स। फाइन। अब आप जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाते हैं,
और यूजुअल केस में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो सबसे पहले IgM बनते हैं, IgG बनते हैं या IgA बनते हैं। इस बार जो एंटीबॉडी बनेगा वो IgE बनेगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जन। फाइन। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में पूरा 8 से 10 दिनों का समय लगेगा, आप ये भी मान के चलिए कि पहली बार जब एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपको उससे कोई एलर्जी किसी तरह की नहीं होने वाली। पहली बार कोई सिम्टम डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि पहली बार जब एलर्जन बॉडी में आया है तो आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ नहीं है, इसलिए आपको पहली बार कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, पहली बार एंटर होने के बाद 8-10 दिनों में या 10-12 दिनों में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विदिन फ्यू डेज। और इस प्रोसेस को एंटीबॉडी बनने का ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम सेंसिटाइजेशन कहेंगे। नाउ बॉडी हैज़ बिकम सेंसिटाइज टू द एलर्जन, सेंसिटाइजेशन कहेंगे कि पहली बार वो आपकी बॉडी में एंटर कर गया है और आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट में IgE एंटीबॉडी बने। बच्चों, अब एक बड़ा मज़ेदार यहाँ आपको ध्यान देना है, एक प्रोसेस होगा, उसको ध्यान से समझें कि हमारे पास, मैं इधर साइड में बना लेता हूँ, कि जो मास्ट सेल्स होती है, एक तो आपकी मेनली मास्ट सेल्स को ध्यान में रखना है, लेकिन मास्ट सेल्स के अलावा ब्लड में जो बेसोफिल्स हैं वो भी एलर्जी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, आप समझेंगे कि ये आपके पास कोई IgE एंटीबॉडी है जो अभी बन गया है। हम जानते हैं कि हर एंटीबॉडी का ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं, कांस्टेंट रीजन कहते हैं। फाइन, वेरी गुड। हमारे पास ये जो मास्ट सेल्स और ये जो बेसोफिल्स होती है, इनकी सरफेस पे, यहाँ पे, इनकी सरफेस पर यहाँ पे किसी भी तरह की IgE एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन के लिए रिसेप्टर्स हैं। सो दीज आर द रिसेप्टर्स, ऐसे लिखेंगे हम, FC रिसेप्टर्स। C यहाँ कांस्टेंट रीजन के लिए है, तो FC रिसेप्टर्स फॉर IgE एंटीबॉडीज। तो होगा क्या कि ये जो एंटीबॉडी बने हैं आपके पास, ये सारे एंटीबॉडी यहाँ आके बाइंड हो जाएंगे। और किस तरह से बाइंड होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, वो इस तरह से जाके बाइंड हो जाएंगे, ये इस तरह से वो यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। तो ये IgE एंटीबॉडी कहाँ कहाँ जाके बाइंड हुए, ये IgE एंटीबॉडी, ये IgE एंटीबॉडी आपके मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स की सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, IgE एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन के रिसेप्टर्स हैं। आई रिपीट, IgE एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन के रिसेप्टर्स हैं, तो ये वहाँ जाके बाइंड हो जाएंगे। तो ये हमारा एंटीबॉडी यहाँ आके बाइंड हो गया। ये सारा प्रोसेस चल रहा है। मीनवाइल ये देखो, एक बार फिर से यहाँ आ रहे हैं, रिपीट करता हूँ। फर्स्ट एंट्री ऑफ एलर्जन आपकी बॉडी में आया, आके ये सबसे पहले बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड होगा और विद इन फ्यू डेज आपके जो बी लिम्फोसाइट है दे विल प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडी, और ये IgE एंटीबॉडी इन मास्ट सेल्स के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब अगली स्टेप पर आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए इस पूरे प्रोसेस में 10-15 दिन निकल गए, अब 15 या 20 या 25 दिन, व्हाटएवर कोई भी ड्यूरेशन हो, सेकंड एंट्री ऑफ एंटीजन इन यूर बॉडी। अब वापस आपका वो जो एंटीजन है, सेकंड एंट्री ऑफ एलर्जन इन यूर बॉडी, यूर क्यों लिखे, इन द बॉडी। फाइन। अब क्या होगा, जो एलर्जन है वो अपने एंटीबॉडी से जाके बाइंड होगा। आई रिपीट, जो भी एलर्जन आपकी बॉडी में आया है वो अब अपने एंटीबॉडी से जाके बाइंड होगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हमारा एंटीबॉडी है कहाँ, हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो तो ब्लड में नहीं है, वो सारे जो IgE एंटीबॉडीज हैं वो ऑलरेडी बी लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल्स और बेसोफिल की सरफेस पर जाके बाइंड हो गए। तो आप ये देखिए, ध्यान से समझेंगे आप, और ये आपके एंटीबॉडीज हैं,
IgE एंटीबॉडीज़ है, और वो जो एलर्जन है उसको मैं यहाँ पर इस एलर्जन को, ये एलर्जन आपकी बॉडी में वापस आया, सेकंड टाइम आया है। अब ऑब्वियसली बच्चों ये एलर्जन जो है यहाँ जाके बाइंड होगा। फाइन, अब एक ध्यान से सुनना बात को। हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है। क्यों फ्लूइडिटी होती है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, दे कीप ऑन मूविंग। तो ऐसे में क्या है कि ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं ये भी हर समय मूव करते रहते हैं, और ऐसे में क्या होगा कि ये रिसेप्टर और ये रिसेप्टर जो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे और बड़ा ही मज़ेदार है। कि ये मान लीजिए आपके पास भी मास्ट सेल है ये, और ये रिसेप्टर घूमते हुए इधर आ गया, और इसका पास वाला रिसेप्टर भी घूमते हुए यहाँ पास आ गया। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के पास में आ गए। अच्छा, इनकी सरफेस पर, इन रिसेप्टर से ऑलरेडी हमारे ये एंटीबॉडीज़ जुड़े हुए हैं। फाइन, अब ये जो एलर्जन है इसको मैंने यहाँ भी ये बता दिया है आपको कि वो जुड़ गया है। तो आप देखिए कि ये एलर्जन जब यहाँ एक से जुड़ा हुआ होगा तो ये फिर इससे भी जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम एलर्जन से बाइंड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एलर्जन के ऊपर, एक एंटीजन के ऊपर मल्टीपल एपिटोप्स तो होंगे। तो अब ये तो रहा आपका एलर्जन, और अब ये IgE एंटीबॉडी और ये वाला IgE एंटीबॉडी दोनों एक ही एलर्जन से जुड़ गए, तो ये दोनों आपस में चिपक गए। यहाँ पर ये क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ बच्चों कि जो IgE एंटीबॉडीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो इनके ये जो रिसेप्टर्स हैं ये दोनों, ये रिसेप्टर्स भी एक दूसरे के पास आ गए और परमानेंटली अब ये एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। अब तक तो क्या है, ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन अब ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इनसे जुड़े हुए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस एलर्जन के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एलर्जन जो है वो दोनों एंटीबॉडी को एक साथ रखे हुए है, और दोनों एंटीबॉडी जो हैं जिन रिसेप्टर्स से जुड़े हुए हैं वो रिसेप्टर्स को अब एक दूसरे के साथ में रखेंगे। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो दोनों रिसेप्टर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल रिसेप्टर डाइमराइजेशन। रिसेप्टर डाइमराइजेशन। फाइन, अब क्या होगा बच्चों कि ये जब रिसेप्टर डाइमराइज हो जाते हैं तो ये इसके साथ और ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों रिसेप्टर्स, और अब तक नहीं कर पाए थे क्योंकि अब तक ये एक दूसरे से दूर दूर फ्रीली मूवेबल है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ परमानेंटली डाइमराइज हो जाते हैं, एक दूसरे से के पास आ जाते हैं, तो दे स्टार्ट रिएक्टिंग विथ ईच अदर। और आपको याद होगा कि जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं और जो हमारे बेसोफिल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में कई सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ओके, क्योंकि बेसोफिल्स भी ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं और मास्ट सेल्स भी एक तरह के मॉडिफाइड बेसोफिल्स ही होते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर कि जैसे ही यहाँ ये रिसेप्टर डाइमराइजेशन होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये जितने भी ग्रेन्यूल्स होंगे ये बाहर निकल जाएंगे। कैसे? तो ये ऐसा प्रोसेस होगा बच्चों, ये देखिए आप कि ये जो रिसेप्टर है ये यहाँ आके फ्यूज़ हो जाएगा और इनका जो कंटेंट होगा वो सारा बाहर आ जाएगा। तो ये भी जैसे इस तरह से यहाँ पर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और इनका जो कंटेंट होगा वो सारा बाहर आ जाएगा। कहाँ आएगा बच्चों? जहाँ जहाँ ये मास्ट सेल्स और जहाँ जहाँ ये बेसोफिल प्रेजेंट है। यूजुअली मास्ट सेल्स कहाँ होते हैं? ये हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वहाँ पर ये मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? इस प्रोसेस को नाम देंगे हम मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन। मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन। और ये जो केमिकल बाहर आए हैं, इन केमिकल में से जो मेजर केमिकल होंगे, एक होगा हिस्टामाइन, दूसरा होगा सीरोटोनिन, तीसरे होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और चौथे होंगे ल्यूकोट्राइन्स। दीज आर द मेन केमिकल मीडिएटर्स जो अब एलर्जी को वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या देखा, आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करके समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वापस आते हैं यहाँ पर।
में ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपकी बॉडी में एलर्जन आया, पहली बार आया, बी लिम्फोसाइट के साथ जाके बाइंड हुआ और बी लिम्फोसाइट ने उसके अगेंस्ट में IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया। ये IgE एंटीबॉडी पूरी बॉडी में जहाँ कहीं पर भी मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स हैं उनकी सरफेस पर जाके बाइंड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स की सरफेस पर IgE एंटीबॉडी का जो कांस्टेंट रीजन होता है उसके अगेंस्ट में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ब्लू कलर के, इनको हम FC रिसेप्टर्स कहते हैं फॉर IgE। तो सारे IgE यहाँ आके बाइंड हो गए। उसके बाद जब सेकंड एंट्री होगी एलर्जन की बॉडी में, तो वो एलर्जन उन एंटीबॉडीज से जाके बाइंड होगा जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी मास्ट सेल्स और बेसोफिल की सरफेस पर हैं। ओके, जैसे ही ये एलर्जन वहाँ जाके बाइंड होगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये जो दूसरा वाला रिसेप्टर है ये इसके पास पहुँचेगा और ऐसे में जैसा कि आपने यहाँ देखा दोनों एंटीबॉडीज जो हैं वो एक ही एलर्जन के साथ चिपक गए, बाइंड हो गए। अब जब दोनों एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए हैं तो उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ परमानेंटली कुछ समय के लिए जुड़ गए। इस प्रोसेस को हम रिसेप्टर डाइमराइजेशन कहते हैं। और इस रिसेप्टर डाइमराइजेशन से बीच की कुछ स्टेप्स तो अब मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस रिसेप्टर डाइमराइजेशन के बाद मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स के अंदर जितने भी ये ग्रेन्यूल्स हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और इस प्रोसेस को हम मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन कहते हैं। और ये सारे केमिकल बाहर आ जाएंगे, हिस्टामाइंस, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। इसमें से आपको मेनली ध्यान देना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मेनली जो इन्फ्लेमेशन या जो अब एलर्जी होगी उसमें इन हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। सीरोटोनिन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एलर्जी के लिए मेनली हिस्टामाइन और क्योंकि आपकी बुक में हिस्टामाइन और सीरोटोनिन लिखा हुआ है, तो आपको एलर्जी के लिए कौन से दो केमिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे? आपको याद रखना है कि एलर्जी इज कॉज्ड बाय हिस्टामाइंस एंड सीरोटोनिन, बट अदरवाइज जो मेन रोल अभी प्ले किया जाएगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि एग्जैक्टली ये करेंगे क्या, हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स करते क्या है बच्चों? तो उस पार्ट पर भी आते हैं हम कि देखिए समझिए आप उसको कि जैसे ये हमारा कोई टिश्यू एरिया है, ये हमारा कोई भी टिश्यू हो सकता है, फाइन, और वहाँ पर ये आपकी एक मैंने मास्ट सेल बनाई है और इसका जो कंटेंट है वो सारा बाहर आ गया है। इतना प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे में सबसे पहले आप ध्यान दें हिस्टामाइन, क्योंकि जो सबसे मेजर केमिकल कंपाउंड होगा वो हिस्टामाइन होगा। हिस्टामाइन क्या करता है बच्चों, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए हिस्टामाइन जो रिलीज होंगे, ये मान लीजिए आपके जो केमिकल हैं वो सारे हिस्टामाइंस हैं। तो ये हिस्टामाइन यहाँ जाके एक्ट करेगा और ब्लड वेसल की जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी जो होगा उसको इंक्रीज करेगा। तो ब्लड में से काफ़ी सारा कंटेंट जो है, पर्टिकुलरली जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है वो सारा बाहर आ जाएगा और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो इस जगह पर आपके स्वेलिंग होने लगेगी, क्योंकि ब्लड वेसल की, मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा और अंदर का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो उसमें से फिल्टर होकर बाहर आ जाएगा और जिस जगह पर ये रिएक्शन हो रही है उस जगह पर स्वेलिंग होने लगेगी। न सिर्फ ये होगा बल्कि ये जो इसका डायमीटर है ना बच्चों ब्लड वेसल का, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्टामाइन है वो वेसोडाइलेटर है। हिस्टामाइन इज ए वेसोडाइलेटर। तो ऐसे में यहाँ पर ब्लड वेसल्स के डायमीटर को ये कम करेगा, डायमीटर को ये बढ़ा देगा और डायमीटर को बढ़ाने से यहाँ के इस एरिया में जो ब्लड का फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो एरिया होगा हमारा वो रेडनेस भी डेवलप हो जाएगी यहाँ पर थोड़ी सी, और इस तरह से स्वेलिंग भी डेवलप हो जाएगी। ये इसका फंक्शन हो गया हिस्टामाइन का। और उस जगह पर ईचिंग जो होगी वो शुरुआत हो जाएगी। दूसरे फीचर्स मैं आपको एक डायग्राम और एक्सप्लेन करता हूँ, उससे एक और बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से। देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम है, फाइन। शुरुआत यहाँ से करते हैं हम।
ओके, देखिए ये एलर्जन है ग्रीन कलर का, यहाँ से देखिए आप, ये एलर्जन सबसे पहले आपके बी सेल के साथ जाके बाइंड हुआ। मैं यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपन, जो मैंने पढ़ाया वही वाला प्रोसेस है ये, कि आपका एलर्जन जो है, फर्स्ट एंट्री ऑफ एलर्जन और इट विल बाइंड विथ बी लिम्फोसाइट। तो आप ये देखिए कि इस डायग्राम में यही बता रखा है, एलर्जन आया, बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड हुआ। बी लिम्फोसाइट जैसा कि आपको पता है वो टी हेल्पर सेल के साथ तो इंटरेक्शन करेंगे ही करेंगे। उसके बाद ये हमारी मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बनेगी एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग IgE एंटीबॉडी। तो हमारे बी लिम्फोसाइट्स ने IgE एंटीबॉडी बना ली है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल के सरफेस पर जाके बाइंड हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये तो हो गए रिसेप्टर्स, यहाँ जैसा बता रखा है FC रिसेप्टर्स फॉर IgE, और हमारा एंटीबॉडी यहाँ जाके बाइंड हो गए। तो दीज आर द एंटीबॉडीज। अब मान लीजिए इधर आते हैं, वापस एलर्जन आया, यानी कि इस बार ये सेकंड टाइम वापस आया। तो सेकंड टाइम ये एलर्जन आया, अपने एंटीबॉडी से बाइंड होगा। ये देखिए एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो गए, और ये दोनों एंटीबॉडी जो है एक दूसरे के साथ डाइमराइज हो गए यहाँ पर, फाइन। और जैसे ये डाइमराइज हो गए हैं, उसके बाद मास्ट सेल का जो कंटेंट है वो सारा ये बाहर निकल रहा है। क्या नाम दिया इस प्रोसेस को, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन। अब ये जो केमिकल यहाँ बाहर निकल कर आए हैं, ये केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। ये केमिकल या तो हिस्टामाइन होंगे, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अलावा ये ल्यूकोट्राइन्स भी हो सकते हैं और सीरोटोनिन भी हो सकते हैं। अब इन केमिकल्स का इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये केमिकल कहाँ कहाँ एक्ट करने वाले, उसको आप ध्यान से देखो। दे मे एक्ट ऑन स्मूथ सेल्स। तो अब स्मूथ सेल्स का दो चीज़ें पॉसिबल होगी बच्चों, यहाँ ध्यान से सुनना, कि जो आपके हिस्टामाइन है, जो हमारा हिस्टामाइन है, ये तो वैसोडाइलेशन करेगा, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, लेकिन जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं वो भी तो रिलीज होंगे। वो ट्रेकिया की जो वॉल है, ट्रेकिया की जो वॉल है, वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होंगे उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे में जो एयर पैसेज है वो नैरो होगा और उस पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी और उसको अस्थमेटिक सिम्टम्स डेवलप होने लगेंगे। तो स्मूथ मसल पे ये देखिए आप, यहाँ दो चीज़ें दे रखी है, पहला स्मूथ मसल दे रखा है और दूसरा स्मॉल ब्लड वेसल्स दे रखे हैं। तो आप देखिए कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगे इनका क्या होगा, इनका तो बच्चों वैसो डायलेशन होगा, ये रिलैक्स हो जाएंगे, करेक्ट। तो वो जो एरिया होगा वहाँ पे रेडनेस होने लगेगी, ईचिंग होने लगेगी, स्वेलिंग भी होने लगेगी। स्मूथ मसल्स का क्या होगा, तो कि स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन कौन से एरिया में हो रहा है और कौन कॉज कर रहा है। ल्यूकोट्राइन्स होंगे वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, इवन हिस्टामाइन भी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा अगर ट्रेकिया में है, और ब्लड वेसल की वॉल में जो मसल्स होंगे वहाँ पर उनका वो रिलैक्सेशन कराएगा। म्यूकस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी और उनसे वहाँ से म्यूकस बनने लगेगा। तो जब एलर्जी होती है तो एलर्जी में नाक से लगातार पानी आने लगता है और इवन एक्सेस म्यूकस बनने लग रहा है। तो ये क्योंकि वही जो केमिकल जिनके अभी नाम मैंने बताए वो म्यूकस ग्लैंड को भी एक्टिवेट करते हैं और उस एरिया में ब्लड प्लेटलेट का भी एक्टिवेशन होने लगता है। सेंसरी नर्व्स जो उस एरिया में होगी उनको ये एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे ईचिंग और या अदर तरह के सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, स्नीजिंग और वो सारे। इन नर्व के इरिटेट होने से स्नीजिंग, छींकें आने लगती है बार बार। और इवन उस एरिया में इओसिनोफिल को भी अट्रैक्ट किया जाता है इन केमिकल्स के थ्रू। यहाँ ये जो केमिकल्स हैं मैंने नाम बताए, एक हिस्टामाइन है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, दूसरा तीसरा सीरोटोनिन है और चौथा मैंने आपको ल्यूकोट्राइन बताया। तो इन्हीं चार केमिकल्स के ये सारे अलग अलग इफेक्ट होंगे। इओसिनोफिल आप याद रखें बच्चों, डोंट फॉरगेट कि बुक में भी लिखा हुआ है, जब आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा, इओसिनोफिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पर हो रही है और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगी। अल्टीमेटली हमारी बॉडी ये सब कर क्यों रही है,
बॉडी चाहती क्या है, ये इनसे क्या होने वाला, इन सारे फीचर से तो इवन हम उल्टे परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों होता ये है कि जो एलर्जी है ये आपकी एक तरह से हाइपर सेंसिटिविटी है। आपको रेस्पॉन्स नहीं देना था क्योंकि जो एलर्जन है वो कोई ज़्यादा हार्मफुल एलर्जन तो है नहीं, आपको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ही नहीं बनाने थे, लेकिन हमने बनाए, और बनाए भी कौन से वाले बना दिए, IgE एंटीबॉडी बना दिए। तो अब बॉडी ये चाहती है कि ये जो एलर्जन बॉडी में घुसा है इसको बाहर निकाल दिया जाए या उसकी एंट्री को रोक दिया जाए। तो देखिए, अगर आप अपने ट्रेकिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी आप अंदर हवा को लेने से रोक रहे हैं, तो ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर आप हवा को कम लेंगे तो एलर्जन की एंट्री कम हो जाएगी। पर प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाएगी बच्चों की, अगर हवा अंदर नहीं ली जाएगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाएगी और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रही है, जो भी कुछ बॉडी में हो रहा है, ये हमारे लिए एग्जैक्टली हार्मफुल है। फाइन, ये इतनी ज़्यादा लेवल पर ये सारी रिएक्शंस होने लगती है कि हमको उससे प्रोटेक्शन, उस एलर्जन से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा हमारा ही इम्यून सिस्टम हमें नुकसान पहुंचाने लग जाता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स में हमने वहाँ पर ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, तो उस ब्लड वेसल को डायलेट करने से ये फ़ायदा होगा बच्चों, ऊपर वाले डायग्राम में आता हूँ, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि जब हम यहाँ ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं तो हम कई फेगोसाइटिक सेल्स को भी रिक्रूट करेंगे, क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ रही है ना, यहाँ हिस्टामाइन परमेबिलिटी बढ़ाएगा, तो कई सारी फेगोसाइटोटिक सेल को भी हम रिक्रूट करेंगे, उनको भी इंपोर्ट करेंगे ताकि वो एलर्जन का आके फेगोसाइटोसिस कर ले। म्यूकस क्यों प्रोडक्शन बढ़ाया, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ने से ये होगा कि जो एलर्जन बॉडी में एंटर कर रहा है वो उस म्यूकस में ट्रैप हो जाए। ब्लड प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है वहाँ पर, वो भी इम्पोर्टेंट रोल है, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। ईचिंग रेगुलरली हो रही है, स्नीजिंग इसलिए हो रही है कि आप बार बार स्नीजिंग करेंगे, जोर से छींके लेंगे, तो अब छींक क्या होती है, बेसिकली फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, तो तेज़ी से हवा बाहर निकलेगी, तो बॉडी ये चाहती है कि हवा जो बाहर निकल रही है उसके साथ साथ इन छींकों से हम उस एलर्जन को भी बॉडी से बाहर निकालें। तो बेसिकली हमारी बॉडी, ये जो इम्यून सिस्टम है, ये चाहता है कि हमारा जो एलर्जन बॉडी में आया है उसको समहाउ बॉडी से बाहर निकाले या हम उसकी फर्दर एंट्री को रोकें। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि ये कोई बड़ा अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है बच्चों कि एलर्जन एज सच हार्मफुल नहीं था, उसके अगेंस्ट में इतना पावरफुल इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो एलर्जन तो जाएगा या नहीं जाएगा, उल्टा हमारी बॉडी को इन सारी रिएक्शंस ये जो यहाँ हो रही है इनसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचने लगेगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी, कि किस तरह से एलर्जी आपकी बॉडी में शुरुआत होती है, कौन कौन से केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स के नाम आपको याद रखने हैं। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन आपको फर्स्ट 2 नंबर पर रखने ही है, अदरवाइज प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, जो फंक्शंस हिस्टामाइन के होते हैं उसी से मिलते जुलते फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के भी होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, या कितनी तरह की एलर्जी होती है। देखिए, जो हमें एलर्जी होती है उस पर अगर हम बात करें, केमिकल्स ये के ये रहेंगे, इन्हीं केमिकल्स से सारी रिएक्शंस होने वाली है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। कि मान लीजिए एलर्जन जो है वो इन्हेलेशन से आया है, मतलब आपने जो सांस ली उसके थ्रू आ रहा है, नाक के थ्रू आपकी बॉडी में आ रहा है, जैसे पोलन ग्रेन होते हैं, डस्ट होते हैं, ये सब नाक के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं, तो जो रेस्पॉन्स जनरेट होगा उसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस कहेंगे। एलर्जन आपकी बॉडी में अगर नोज के थ्रू आ रहा है, इन्हेलेशन के थ्रू आ रहा है, अब एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम क्या होंगे, वही स्नीजिंग होने लगेगी, जोर जोर से छींकें आने लगेगी, आंखों से पानी आने लगेगा, वाटरी आइज हो जाएगी, इसके अलावा नाक से भी पानी निकलेगा, रनिंग नोज हो जाएगा, और अगर वहाँ पर आपके ट्रेकिया में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया तो यू विल इवन हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो बच्चों ये सारे मैंने आपको सिम्टम किसके बताए, एलर्जिक राइनाइटिस है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं रेड आइज, आंखें बिल्कुल लाल लाल हो जाती है, ईचिंग मैंने लिखा नहीं है,
तो लिख सकते हैं ईचिंग इन दैट एरिया, ईचिंग अराउंड आइज एंड नोज, ये सारे शुरुआत हो जाएंगे वहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ एलर्जी। नॉर्मली छींके आना और यही होता है, और इसमें थोड़ी अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी होने लगती है। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों, दैट इज़ एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसमें पहले ये देखें कि एलर्जन कहाँ से आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में। तो जो एलर्जन होगा उसकी सिस्टेमिक रूट से एंट्री होगी, एंट्री थ्रू सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट का मतलब वो आपके ब्लड में आ गया है, और अगर वो ब्लड में आ गया तो ब्लड से वो पूरी बॉडी में जाएगा। तो मान लीजिए आपने कोई एलर्जन खा लिया और खाने के बाद एब्जॉर्ब हो गया, वो ब्लड में चला गया, तो ब्लड से वो बॉडी के जितने भी सिस्टम है वहाँ सभी जगह पहुँच जाएगा और वहाँ वो रिएक्शन शुरू करेगा पूरी बॉडी में, जहाँ कहीं पर भी मास्ट सेल हो गए। ये जो होता है बच्चों बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ा ही डेंजरस हो सकता है। इसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। दूसरी तरह की ये जो एलर्जी होती है, कभी मान लीजिए पूरी बॉडी पर बहुत सारे मधुमक्खी एकदम से आके हनी बीज जो होते हैं वो काट ले, या कोई दूसरा, कई बार कुछ मेडिसिन से भी होती है हमको एलर्जी, जैसे किसी को पेनिसिलिन से हो गई, कुछ दूसरे एंटीबायोटिक से हो गई। तो आपने एंटीबायोटिक खाया, खा के वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो गया, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जो रिएक्शन अब डेवलप होगी ना बच्चों, वो पूरी बॉडी में रिएक्शन डेवलप होगी। और इसका मैकेनिज्म ये का ये रहेगा, प्रोसेस ये सारा रहेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस इस बार हो रहा है ये पूरी बॉडी में होगा। यहाँ क्या हुआ, एलर्जिक राइनाइटिस में जो रिएक्शंस हो रही है वो सिर्फ आपके नोज और आईज वाले एरिया में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगी। इस बार ये जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा तो ये पूरी बॉडी में एक साथ रिएक्शन होगी। तो मास्ट सेल्स आपकी बॉडी में जो होंगे वो सब जगह जहाँ कहीं पर भी है मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन होने लगेगा, और जगह जगह पर आपके पूरी बॉडी में स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि मास्ट सेल के, आपको मैंने समझा ही दिया कि मास्ट सेल के डीग्रेन्युलेशन से जो हिस्टामाइन रिलीज होगा वो पूरी बॉडी में वैसोडाइलेशन कॉज करेगा, और पूरी बॉडी का जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, वो ब्लड से निकलकर टिश्यूज़ में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी बॉडी में टिश्यू स्वेलिंग होने लगेगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा बच्चों कि वो जो प्लाज्मा बाहर चला गया, टिश्यूज़ में चला गया, तो आपका ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होने का इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली डिक्रीज़ हो जाएगा, और कई बार एकदम से बीपी डिक्रीज़ हो जाने से इवन डेथ तक भी हो सकती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन। इज़ दैट क्लियर? आपको समझ में आया? तो ये मैंने दो तरह की आपको एलर्जी बताई, एक एलर्जिक राइनाइटिस और एक एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में मैंने बताया। एक और कंडीशन होती है जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। ये अर्टिकेरिया इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, स्मॉल एलिवेशंस हो जाते हैं स्किन में, स्मॉल एलिवेशंस, रेड कलर के होते हैं वो, रेड कलर्ड एलिवेशंस। आपने कभी देखा होगा जैसे मच्छर ने काट लिया आपको, तो जिस जगह मच्छर काट के जाता है या कोई चींटी पॉइजनस छोटा मोटा इंसेक्ट बाइट करता है, तो जिस जगह पर आपको ईचिंग हो रही है वहाँ पर एक रेड कलर का एरिया एलिवेट हो जाता है और ईचिंग और रेडनेस होने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड अर्टिकेरिया। रेड कलर्ड रेशेज इस तरह से डेवलप हो जाते हैं, पूरी बॉडी पर हो सकते हैं, एनीवेयर ऑन द बॉडी, स्किन में होते हैं, एनीवेयर ऑन द बॉडी। तो इस कंडीशन को हम अर्टिकेरिया कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। वेल, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज़ नो क्योर कि अगर किसी पर्सन को एलर्जी होने लग गई हो पोलन ग्रेन से तो कि उसकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। इट इज़ वेरी रेयर। कभी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए तो बात अलग, अदरवाइज देयर इज़ नो
क्योर, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, दवाई देके, मेडिसिन देके सिम्टोमेटिक रिलीफ जो है वो ले सकते हैं। आपके जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपने वापस एलर्जन से एक्सपोज हुए तो वापस आपको एलर्जी होना गारंटेड है। तो आपको, जिनको एलर्जी है उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, दैट दे शुड अवॉइड द एलर्जन। दिस इज द ओनली प्रोटेक्शन, कि आपको ऐसी जगह पर जाना ही नहीं है जहां आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो, और वहाँ आपको अगर एलर्जन से एक्सपोज हो सकते हो तो आपको उसको अवॉइड करना है। दैट इज़, किसी को अगर गेहूं से एलर्जी है तो उसको गेहूं खाना बंद करना ही पड़ेगा, किसी को अंडे से एलर्जी है तो उसको अंडा खाना बंद करना ही पड़ेगा, किसी को परफ्यूम ये इन सब चीज़ों से है तो ही हैज़ टू अवॉइड द एलर्जन। ट्रीटमेंट इसका एज सच कुछ नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीफ है। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ में आपको सबसे पहला एंटीहिस्टामाइन आप ले सकते हैं। एंटीहिस्टामाइन जो मेडिसिन आती है, पर्टिकुलरली जो हम बात करते हैं, जैसे सिट्रेजिन वगैरह है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं कि सिट्रेजिन या और कोई दूसरी हाइड्रोक्सीजिन, ये कुछ मेडिसिन्स जो होती है ये एंटीहिस्टामाइन होती है, यानी कि जो बॉडी में हिस्टामाइन प्रोडक्शन हो रहा है ये उस हिस्टामाइन के इफेक्ट को कम करती है, तो आपका जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक नहीं होता है। दूसरा, अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो उसे इवन एनाफाइलेक्टिक शॉक आ गया है तो उसको एड्रेनलिन दिया जा सकता है। एड्रेनलिन पर्टिकुलरली जब क्या हो गया हो, एनाफाइलेक्टिक शॉक वाली जो कंडीशन आ जाती है, जहाँ मैंने आपको बताया कि एकदम से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और बीपी, मान लीजिए किसी पर्सन को हनीबीज़ ने काट खाया एक साथ पूरी बॉडी के ऊपर और पूरी बॉडी में वो एलर्जन फैल गया और उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक आ गया, उसकी पूरी बॉडी में मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन हो गया है, ब्लड सारा निकल के प्लाज्मा में, ब्लड में से निकल कर प्लाज्मा सारा टिश्यूज़ में चला गया है। तो ऐसी कंडीशन में उसको टिश्यू स्वेलिंग तो होगी, उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, हार्ट बीट भी कम हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। तो तुरंत उसको हॉस्पिटल हम हॉस्पिटल ले जाएंगे उसको, और उसके हार्ट में डायरेक्ट एड्रेनलिन का इंजेक्शन इमीडिएटली दिया जाता है। तो उससे क्या है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा थोड़ा सा और पूरी बॉडी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसका बीपी वापस रेज हो जाएगा। तो एक तरह से हम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जा सकता है और इसके अलावा उसे स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। ये इसको नहीं देंगे, स्टेरॉइड्स तो नॉर्मली एकदम से नहीं दिए जाते, क्रोनिक अगर एलर्जी हो रही है लंबे समय से तो उस केस में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। पर्टिकुलरली वो सिमिलर ऐसे स्टेरॉइड दिए जाते हैं which are similar to glucocorticoids। तो आप याद करिए, आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, उसमें जब कॉर्टिसोल के बारे में बात करी तो कॉर्टिसोल के जो फंक्शंस थे उसमें इम्यूनोसप्रेसिव, एंटी एलर्जिक, ये आपका कॉर्टिसोल एग्जाम्पल यहाँ पे कौन है, तो हम उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड जैसे एग्जाम्पल कॉर्टिसोल हो गया, तो इट कैन बी यूज्ड बिकॉज इट हैज़ गॉट इम्यूनोसप्रेसिव है ये, और एट द सेम टाइम एंटी एलर्जिक भी है। तो दीज आर द ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज बच्चों। एक मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये एलर्जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, सो लेट्स गो थ्रू दिस पार्ट। द एग्जेजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। द सब्सटेंसेज टू विच सच एन इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। ऐसे एंटीजेंस जिनसे हमें एलर्जी होती है हम उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE टाइप, ये क्वेश्चन आता है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पोलन्स, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर का मतलब एनिमल्स, कुछ लोग पेट एनिमल रखते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, इवन बर्ड्स, पैरट वगैरह भी रखते हैं, तो उनकी जो स्किन, डेड स्किन गिरती है, उनके जो हेयर्स गिरते हैं, फेदर्स गिरते हैं, तो ये सब उसी डेंडर में आता है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग।
एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम द मास्ट सेल्स। वैसे मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स दोनों इन्वॉल्व होती है, टिश्यूज में मास्ट सेल्स, ब्लड में बेसोफिल्स। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड द रिएक्शंस स्टडीड। हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए किसी पर्सन को रिपीटेडली उसको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है और वो डॉक्टर के पास जा रहा है। आप अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं, आप सिम्टोमेटिक रिलीफ ही ले सकते हैं। पॉइंट यहाँ है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है तो आप उस एलर्जन को अवॉइड कर सकते हैं। तो एलर्जी टेस्टिंग करानी पड़ती। ये कैसे कराते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉमन 100-150 केमिकल्स हैं जिनसे नॉर्मली एलर्जी होती है, तो आपको क्या किया जाएगा कि आपके हाथ पे, आपकी बैक पे, एब्डोमेन पे नीडल्स के थ्रू उन एलर्जेंस की स्मॉल क्वांटिटी इंजेक्ट करेंगे, हल्का सा स्किन के अंदर उनको अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और घंटे 2 घंटे तक में हम उसकी रिएक्शन देखेंगे। आपको जिस किसी चीज़ से एलर्जी होगी उस एरिया, वहाँ पर उस एरिया में रेड कलर का रेश ऐसा डेवलप हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलर्जिक रिएक्शन कैसे होती है। देखिए मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ भी है आप लोगों के लिए, मैं बताऊँ कि ये देखिए इस तरह से हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं। कि अब ये एक पर्सन है, इसके हाथ पे हमने क्या किया है कि कुछ चीज़ें, जैसे एक ट्री का एक होता है श्रब, कुछ उनके पोलन ग्रेन्स, ग्रास का पोलन ग्रेन, माइट, एक और ये दूसरी किसी स्पीशीज़ की डस्ट होगा, कुछ भी होगा, वट एवर इट इज़। लेकिन आप यहाँ देखिए कि इस जगह पर इस पर्सन को एक ये हल्का सा एलिवेशन हो रहा है, यहाँ हटा देता हूँ मैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये एरिया थोड़ा एलिवेटेड है और यहाँ एक रेस्पॉन्स डेवलप हो गया है, तो मीन्स इस पर्सन को ग्रास से एलर्जी है। तो ये इस तरीके से इसका एक प्रोसीजर होता है कि जो पॉसिबल एलर्जेंस हैं वो सारे आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और रिएक्शन देखते हैं। जिस जगह पर रिएक्शन डेवलप हो जाएगी समझ में आ जाएगा कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है। कम बैक टू दैट पार्ट, फिर से देखें। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू or injected with very small doses of possible allergens and the reactions studied. The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. देखो यहाँ क्या लिखा है कि वो उसको ठीक नहीं करते हैं, उसके जो symptoms हैं उसको reduce करते हैं। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. जो हमारा environment, आजकल के जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली क्या होता है कि पुराने जो लोग होते हैं उनको एलर्जी कम होती है, क्योंकि वो मिट्टी में बाहर खेलना, इस तरह के एनवायरनमेंट में हमेशा से एनिमल्स के साथ रहना, बचपन से उनके साथ रहते हैं। तो ऐसे में बॉडी इन एलर्जेंस को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है और IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करती है। लेकिन जो करंट जनरेशन है वहाँ वो बच्चे न तो मिट्टी में कभी खेलते हैं, न कभी बाहर निकलते हैं, उनका एक्सपोजर भी नहीं होता है। तो ऐसे में जब भी कभी एलर्जन बॉडी में आता है तो बॉडी उनकी सेंसिटिव हो जाती है इन चीज़ों को लेकर और वो IgE मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स देना शुरू कर देती है और एलर्जी होने लगती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment provided early in life. तो जो अर्ली लाइफ में जितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहेगा, बाद में जाकर उसको एलर्जी होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। और जो अर्ली लाइफ में एकदम से बाहर मिट्टी में खेलना, एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, तो ऐसे में उनको एलर्जी होने के चांसेस कम रहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एलर्जी बच्चों।